नमस्कार प्यारे मित्रों, आज विजेता ग्लोबल स्टडी में आपका बहुत ही स्वागत है। आज हम लोग हिंदी का दूसरे टॉपिक संज्ञा पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के प्रकार क्या हैं। संज्ञा देखिए दो आधार पर संज्ञा के प्रकार या भेद बताए जाते हैं, एक अर्थ के आधार पर और एक व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। देखिए पहला हम लिए हैं अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर यहाँ पे देखिए संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा और चौथा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसा कि बताया गया है कि संज्ञा क्या होता है, तो संज्ञा कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। जैसे इंग्लिश में भी बोला गया है कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। उसका संशोधित डिफिनीशन आया है एनी नेमिंग वर्ड इज नाउन, जिसको हम ये कह सकते किसी भी नामित शब्द को। यहां देखिए संज्ञा लिखा गया है कि किसी भी नामित शब्द को संज्ञा कहते हैं। यानी चाहे वो किसी व्यक्ति या प्राणी का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो या किसी द्रव्य का नाम हो, यानी किसी भी संसार के किसी भी पदार्थ का जो नाम है वही संज्ञा है, उसी को हम संज्ञा कहते हैं। अब यहां देखिए संज्ञा के प्रकार, तो संज्ञा का पहला अर्थ के आधार पर 5 प्रकार होते हैं। पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि किसी पार्टिकुलर यानी किसी व्यक्तिगत व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, यहां लिखा है राम। राम कोई व्यक्तिगत पर्सन है जिसका नाम राम है, तो राम जो उसका नाम है वही हमारा संज्ञा है। और कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे आप ले लीजिए दिल्ली। दिल्ली देखिए, ये दिल्ली भी किसी पार्टिकुलर स्थान का नाम है, जो कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे हम बात करें गंगा, देखिए ये गंगा जो शब्द है वो भी किसी पार्टिकुलर यानी व्यक्तिगत रूप से किसी एक नदी का नाम है, जिसका नाम गंगा है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही बहुत सारे मतलब पार्टिकुलरली शब्द होंगे जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब आइए हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत वो आता है कि किसी मनुष्य, व्यक्ति, वस्तु के ऐसे जाति का नाम जिसे लिया जाए। जैसे कुत्ता, अब कुत्ते की बात किया जाए तो इसमें कुत्ते की जितनी भी प्रजातियां हैं सारे सभी उसमें उस ग्रुप के अंतर्गत आ जाएंगे। और ये जो है, जैसे हम लिखते हैं कुत्ता, घोड़ा,
हाथी इत्यादि। इत्यादि देखिए, ऐसे अगर बात करते हैं हम कुत्ते का, तो ये जानवरों की एक जाति है। घोड़ा की बात करते हैं तो घोड़ा भी जानवरों की एक जाति है। हाथी भी जानवरों की एक जाति है। ठीक, और ऐसे ही बहुत सारे चीजें, जैसे पर्वत नाम ले लिया जाए और नदी शब्द बोल दिया जाए या जंगल शब्द बोल दिया जाए, ये सब के सब जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगर यहीं पे हम नाम ले लेते हैं पर्वत में हिमालय, हिमालय, तो देखिए हिमालय भी पर्वत है, लेकिन हम पार्टिकुलरली किसी एक पर्वत का हमने नाम व्यक्तिगत तौर पे लिया जो कि हिमालय है, और ये हिमालय तब हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा, बल्कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, आइए यहां देखते हैं हम भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो कह रहा है कि वह शब्द जो भावों को प्रकट करते हैं, वह शब्द जो भावों को प्रकट करते हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि बुढ़ापा, बुढ़ापा ये एक अवस्था को दर्शित करता है, जैसे कि अच्छाई, बुराई, बचपन इत्यादि जो भी शब्द हैं, ये सब जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे बुढ़ापा भी एक अवस्था का नाम है, अच्छाई एक गुण का नाम है, बुराई एक गुण है, और बचपन भी शरीर के एक अवस्था का नाम है। ये सब के सब हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब आपको हम ले चलते हैं समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। समूहवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान को या वस्तु के लिए जब ऐसे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं जो उन्हें एक समूह में बांधने का कोशिश करता है, ऐसे शब्दों को हम समूहवाचक संज्ञा का नाम देते हैं। जैसे हम बोले तो सेना, जैसे नाम बोले तो सेना, सेना भी एक सैनिकों के एक समूह का नाम है जो कि एक भाव समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे हम बात करें भीड़, भीड़, भीड़ भी क्या है, बहुत सारे लोग जब एक जगह एकत्रित होते हैं तो उनके लिए हम भीड़ शब्द का प्रयोग करते हैं, और भीड़ भी हमारा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। एक शब्द हम बोलते हैं आपके लिए गुच्छा, गुच्छा, देखिए गुच्छा भी ये समूहवाचक शब्द के अंतर्गत ही आता है। जैसे कि अभी अंगूर की ही बात कर लीजिए, आम का ही बात कर लीजिए, बहुत सारे फल हैं जो कि चाहे आपने जो हम लोग कुंजी की बात करते हैं, बहुत सारे कुंजी है, जब एक छल्ले में होते तो हम क्या बोलते हैं कि ये कुंजियों का गुच्छा है। तो जब बहुत सारी वस्तुएं जब एक समूह में हो, एक ग्रुप में हो, तो उन्हें हम गुच्छे का नाम देते हैं। ठीक, आगे हम आपको बताते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब ये होता है कि द्रव्य से रिलेटेड, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, सिल्वर, जो भी कुछ आप नाम लेते हैं,
इन सभी को हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि हम क्या बोले, सोना बोल दिए, ठीक, चांदी बोल दिए, ठीक है, फिर लोहा बोल दिए, ठीक, फिर हम पत्थर भी बोल सकते हैं, इत्यादि। देखिए, जो भी हम पदार्थ, किसी भी हम पदार्थ का जो भी नाम लेते हैं वो सब के सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमको विश्वास है कि आप लगभग समझ चुके होंगे। फिर हम चलते हैं अगले पेज पर, बाकी शेष चीजें देखिए। अब तक आप जो है पढ़े हैं, अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहला संज्ञा क्या था, व्यक्तिवाचक संज्ञा था, जिसे हम कहते हैं कि जब पार्टिकुलरली हम किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को पुकारते हैं तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा में आता है कि किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान जो भी है उसके जाति का नाम लेते हैं जिस शब्दों से, उसे हम जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे कुत्ता, हाथी, घोड़ा, भैंस इत्यादि। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े हैं कि भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वो होता है कि भावों के द्वारा, यानी कि वह शब्द जिससे भाव प्रकट होते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा हो गया, फिर बचपन हो गया, अच्छाई हो गई, बुराई हो गई इत्यादि, ये सब के सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। फिर आपको हमने बताया है समूहवाचक संज्ञा, यानी समूहवाचक संज्ञा हम उसको बोलेंगे कि जिन शब्दों के द्वारा हम किसी समूह विशेष का ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हमने बोला आर्मी, सेना, भीड़, गुच्छा, इंग्लिश में बेंच भी बोलते हैं। ऐसे शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा नहीं, समूहवाचक संज्ञा प्रकट करते हैं। फिर द्रव्यवाचक संज्ञा भी हम लोगों ने पढ़ लिया है कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते, किसी भी पदार्थ के नाम को, यानी नाम को जिन शब्दों से हम पुकारते हैं उन शब्दों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, तांबा इत्यादि। आइए देखते हैं। अब देखिए, हम पढ़ेंगे रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर देखिए, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर हमारी संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहला है हमारा, देखिए ये है देखिए पहला है रूढ़। रूढ़ क्या होता है कि जब किसी शब्द को हम 2 टुकड़ों में बांट देते हैं तो उन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। तो कुछ संज्ञाएं ऐसी भी होती हैं जो रूढ़ होती हैं। जैसे हम बात करें पानी, देखिए बात करें तो पानी, पानी एक रूढ़ शब्द है और किसी पदार्थ का नाम है, इसलिए हम पानी शब्द को संज्ञा बोलते हैं कि ये भी एक प्रकार की संज्ञा है और व्युत्पत्ति के आधार पर इसे रूढ़ संज्ञा का नाम देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अगर हम पानी को पा प्लस नी अलग कर देते हैं तो पा का भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा और नी का भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यहाँ भी कोई अर्थ नहीं और यहाँ भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए पानी क्या है, एक रूढ़ शब्द है। अब आपको बताते हैं, यहाँ पे देखिए
अब यहां देखिए योग रूढ़ में कह रहा है कि योग रूढ़ के शब्दों को जब हम दो टुकड़ों में बांटते हैं तो इनका एक अलग ही अर्थ निकलने लगता है। इन दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ निकलता है। जैसे हम बात करते हैं पंकज, बात करते हैं पंकज। अब देखिए पंकज को जब हम अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा पंक अब प्लस ज, ठीक है। अब यहां अर्थ देखिए क्या होगा कि पंक मीन्स क्या होता है, कीचड़, पंक मीन्स कीचड़, और ज मीन्स होता है जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो देखिए यहां पर दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ निकलने लगा और इसे एक तरह से बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी लिया जाता है। अब देखिए पंकज हम कमल को भी कह सकते, ठीक है ना। पंकज बहुत सारी वस्तुएं हो सकती हैं जो कीचड़ में जन्म लेती हैं, कीचड़ में उत्पन्न होती हैं, उन्हें हम पंकज कह सकते हैं। ऐसे शब्द जो है हम योग रूढ़ के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। अब आपको चलिए ले चलते हैं यौगिक पर। यौगिक शब्द वो होते हैं जिनके दोनों शब्दों को अलग अलग किया जाए तो दोनों का अर्थ निकलेगा, लेकिन दोनों का अर्थ इस तरह से रहेगा कि दोनों को मिलाकर के एक नया अर्थ प्रकट होता है और दोनों का सिमिलरली अर्थ निकलता है। जैसे बात करते हैं विद्यालय, विद्या प्लस आलय, ठीक है। अब यहां क्या हो गया, विद्या का मतलब आप जानते ही हैं शिक्षा, और आलय मीन्स होता है घर, तो विद्यालय आप समझ गए। यहां पे देखिए विद्यालय का है कि विद्या का घर, विद्या का घर, समझ में आया। तो एक यौगिक शब्द है जो दो शब्द आपस में जुड़ करके, ठीक है, एक तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं और इनका अलग अलग अर्थ न हो करके एक ही तरह का अर्थ निकलता है, इसे हम यौगिक शब्द कहते हैं और ये यौगिक संज्ञा के नाम से जाने जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और जो भी कुछ मिलेगा अगले सेशन में दिया जाएगा, इसके लिए आप तब तक के लिए आपको धन्यवाद।